हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है यूट्यूब चैनल में। मेरे नाम आप सबको पता ही है मेरा। पिछले वाले वीडियो में अचल संपत्ति की थोड़ी सी परिभाषा हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी परिभाषा नहीं थी और ना ही वहाँ पे कुछ ठीक से समझ में आया होगा। इसीलिए उसी पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं अचल संपत्ति को ही। वहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमने जो डेफिनेशन देखी उसी को डिटेल में पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि अचल संपत्ति आखिर में है क्या और किन किन चीज़ों को अचल संपत्ति में शामिल किया गया है और किन को नहीं, और क्यों शामिल किया गया है। इसमें कुछ केसेस भी देखेंगे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि आखिर में अचल संपत्ति क्या है। तो वहाँ पे जो जनरल क्लॉज एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट में डेफिनेशन थी उसमें भूमि थी और भूबद्ध और भूमि से भूबद्ध वस्तुएं और भूमि से होने वाले लाभ, उसी को डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन आज वाले वीडियो में सिर्फ मैं एक ही पॉइंट कवर करना चाहूँगी, वो है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। थिंग्स रूटेड इन द अर्थ भी कोई छोटा पॉइंट नहीं है और ना ही इसमें कोई थोड़ी बातें हैं। ये भी अच्छा खासा टाइम लेगा, लेकिन आप लोगों को समझाना ज़रूरी है, इस वजह से मैं पार्ट पार्ट करके कवर करूँगी। तो भूमि में शामिल है भूबद्ध, यानी भूमि से जुड़ी वस्तुएं। भूबद्ध का मतलब ही होता है जो वस्तुएं भूमि से जुड़ी हुई है, जकड़ी हुई है। थिंग्स अटैच्ड विद द अर्थ। भूबद्ध को अधिनियम की धारा 3 में भी परिभाषित किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है? भूमि में मूलित वस्तुएं, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। भूनिविष्ट वस्तुएं, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। भूनिविष्ट के आबद्ध वस्तुएं, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। अब चर्चा करते हैं भूमि में मूलित वस्तुएं। मैंने इस पेज में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ही लिखा है, सिर्फ बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लिखी है, क्योंकि सब कुछ लिख पाना जो कि मेरे माइंड में है और उसको आपको बता पाना एक ही वीडियो में और एक ही समय में तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो भूमूलित में शामिल है जैसे पेड़ और झाड़ियाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम अचल संपत्ति की परिभाषा में ही रखेंगे। अब पेड़ और झाड़ियों को भूमूलित में, यानी कि हम क्यों मानते हैं कि वो अचल संपत्ति है? क्योंकि ये अपनी जड़ों की सहायता से ही ज़मीन में जकड़ी हुई और जुड़ी हुई रहती है, और अपनी जड़ों की वजह से जकड़ी हुई होने के कारण ही इसको हम धरती का एक हिस्सा यानी भूमि का एक पार्ट ही मान लेते हैं, और फिर इसको हम वहाँ से हटा के ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, करते ही हैं। अब एक सवाल और उठता है कि जब यहाँ पर पेड़ को हम अचल संपत्ति मान रहे हैं तो फिर वहाँ पर बैरेक में क्यों लिखा हुआ कि स्टैंडिंग टिम्बर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल नहीं है? हालांकि वहाँ ये नहीं लिखा है कि वहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो इमूवेबल नहीं है तो ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है कि वो मूवेबल ही है। उसकी वजह ये है कि जो काट होता है, यानी खड़ा कास्ट जो होता है, जिसको हम पेड़ से काट के अलग कर देते हैं, और अलग इसलिए करते हैं क्योंकि उस काट का हम इस्तेमाल करते हैं। उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम लकड़ियों का इस्तेमाल अपने घर के दरवाजे बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए, और लकड़ियों के घर भी बनते हैं तो घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसका बिज़नेस भी किया जाता है। तो खड़े कास्ट को, यानी कि जो स्टैंडिंग टिम्बर है, उसको हम पेड़ से काट के यानी अलग करते हैं, तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, तभी बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े मकान बना पाएंगे। तो स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब यहाँ पे यही है कि जिसको हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए यूज़ में लेते हैं। अब खड़े कास्ट में किसको किसको शामिल किया गया है, क्या क्या आता है? नीम का पेड़, शीशम का पेड़, बबूल का पेड़, चीड़, बरगद, पीपल, सागौन, साखू आदि और भी होंगे। एक केस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मेरे बुक में इसका साइटेशन नहीं था, आप इसका साइटेशन गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं। अगर आपके बुक में तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके मुझे भी बता दीजिएगा। तो केस है बैजनाथ बनाम राम अवतार का। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसाइड है। इसमें था कि शीशम, नीम जो है, इन पेड़ों को हम खड़े कास्ट ही मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम शीशम का भी इस्तेमाल करते हैं और नीम के पेड़ का भी इस्तेमाल करते हैं।
अगला केस आता है शांताबाई बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड है। इस केस का भी साइटेशन मेरे बुक में नहीं था, आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खड़ा कास्ट और पेड़ में क्या अंतर है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को बताया था। हालांकि बुक में पूरा डिफरेंस ही बताया गया था, लेकिन उतने बड़े डिफरेंस को लिखना और उसको पढ़ना ये पॉसिबल नहीं था एक ही वीडियो में। तो मैंने जो समझा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी कुछ मिनट पहले ही हम पेड़ और खड़े कास्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पर भी यही बताया। जिन पेड़ों की लकड़ियों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि हमने पेड़ से काट के उसको अलग कर लिया, फिर उसको यूज़ लिया, वहाँ पर वो स्टैंडिंग टिम्बर हो गया। और जैसे ही वो वहाँ से जड़ से पेड़ से हटाया गया, वैसे ही वो वहाँ पे चल संपत्ति हो गई, क्योंकि उसको अलग कर दिया गया ज़मीन से। इसीलिए वहाँ पे अचल संपत्ति रहा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शांताबाई स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में खड़ा कास्ट में और पेड़ में दोनों में अंतर बताया था, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस अंतर को कहीं ना कहीं समझ ही गए होंगे। अब कुछ और है जिससे और क्लियर हो जाएगा, कुछ और बातें हैं। जैसे फल देने वाला पेड़ जो है वो खड़ा कास्ट नहीं है, क्योंकि हम इसको भी यूज़ लेते हैं। बहुत सारे पेड़ ऐसे भी हैं फल देने वाले पेड़ जिसकी लकड़ियों का इस्तेमाल हम करते हैं। उन जगहों पे जहाँ पे आम के पेड़ का उपयोग मकान बनाने में या उसकी मरम्मत के लिए होता है, वहाँ उन पेड़ों को खड़ा कास्ट ही माना जाता है, क्योंकि अगर हम उसकी लकड़ी नहीं काटेंगे, वो जहाँ है वहीं स्टैंड रहेगा, तो वो अचल संपत्ति ही है। लेकिन जैसे ही हमने उसकी लकड़ी को काट के वहाँ से अलग कर लिया, वो चल संपत्ति की कैटेगरी में चला जाएगा। महुआ का पेड़ खड़ा कास्ट नहीं है। ताड़ और खजूर का पेड़ जिनका प्रयोग जो है ताड़ी निकालने के लिए किया जाता है, वो भी खड़ा कास्ट नहीं माना जाता। तो आज इस वीडियो में मैं यही आप लोग को समझाना चाहती थी कि खड़ा कास्ट जो वहाँ पे लिखी हुई परिभाषा है कि स्टैंडिंग टिम्बर क्यों नहीं है इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी में, उसको क्यों नहीं माना जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको क्यों नहीं माना जाता, अचल संपत्ति की श्रेणी में वो क्यों नहीं शामिल है। बस इसी को मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, अच्छा लगा है तो ये भी बताएं, नहीं अच्छा लगा वो भी बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के मेरे वीडियो को सुनने के लिए, मेरी बातों को ध्यान देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब एक बार फिर से अपना ध्यान रखें, घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय।